आज हम द्वीपों के बारे में, भारत के द्वीपों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यूपीपीसीएस परीक्षा हो या लोअर पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी परीक्षा या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा, उसमें द्वीपों के बारे में खूब जानकारी प्राप्त की जाती है आपसे प्रश्न पत्रों में। द्वीप बहुत ही भारत के आसपास हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं और उनके विषय में जानकारी पूरी तरह से हासिल करना वास्तव में एक विशिष्ट काम है। बिना एक अच्छा खासा समय दिए आप इन द्वीपों के विषय में अच्छी और सही जानकारी हासिल नहीं कर सकते। महज कॉपी पे लिखा हुआ नोट्स कि कोई कॉपी पे लिखा हुआ नोट्स दे दे आप द्वीपों के विषय में अच्छे से जान जाइए, संभव ही नहीं है। आइए हम द्वीपों के बारे में जानते हैं। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर ही बसे हुए हैं। वो एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 द्वीपों पर बसे हुए हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। हम शुरुआत करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। यहाँ पर जो हरे कलर के द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ता है। हिमालय पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ता है और म्यांमार में उसे हम कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में जाकर डूब जाता है। अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में जाकर डूब जाता है, लेकिन जगह जगह अराकान योमा पर्वत के शिखर उठे हुए हैं। आप एटलस में भी ये चीज देख सकते हैं। एटलस में साफ दिखता है कि अराकान योमा जहां समाप्त होता है उसके बाद सागर का रंग नीला नहीं है बल्कि सफेद है। एटलस में समुद्र जहां बिल्कुल नीला होता है वो गहरा समुद्र होता है। जब आप एटलस देखेंगे तो उसमें जो नीला समुद्र है वो गहरा होता है, और जहां समुद्र का रंग हल्का हल्का सफेद हो जाए तो इसका मतलब वहां पे छिछला समुद्र है। तो अराकान योमा जहां म्यांमार में यहाँ खत्म होता है, वहां से लेकर अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वहां तक समुद्र का रंग सफेद नजर आता है। इससे ये पता चलता है कि जहां द्वीप नहीं भी है वहां पर छिछला समुद्र है। तो अराकान योमा यहाँ पर फैल गया है बंगाल की खाड़ी में, और जगह जगह जो उसके उभरे हुए शिखर हैं वो द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं अराकान योमा की जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप हरे कलर का दिखाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक लाल कलर का द्वीप आपको दिखाई दे रहा है बिंदु के रूप में। ये कोको द्वीप है, COCO, कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार में है। अंडमान द्वीपों के उत्तर में कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार में है। ओके। कोको द्वीप के दक्षिण में अंडमान द्वीप हैं। अंडमान के अंतर्गत 4 अंडमान द्वीप हैं तो सैकड़ों, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जानने लायक जितने इसमें दिखाए गए हैं उतने ही महत्वपूर्ण द्वीप हैं परीक्षा के लिहाज से। अंडमान निकोबार में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जो यहाँ दिखाए भी नहीं जा सकते। तो अंडमान में 4 द्वीप हैं और निकोबार में जानने लायक 2 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है। उत्तर में ये जो द्वीप है ये अंडमान द्वीप है और दक्षिण में 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये निकोबार द्वीप है। आइए, तो अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र है, ऐसे तो ये पूरा का पूरा द्वीप समूह ही बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन हमने बताया था जहां सकरा समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान है, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीपों में सबसे उत्तरी जो द्वीप दिखाई दे रहा है उसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। यानी अंडमान द्वीपों में सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान है, ना कि दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर है। इस पर मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पर
राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये दिखाई दे रहा है दक्षिणी अंडमान, इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के दक्षिण 10 डिग्री चैनल, उसके दक्षिण में निकोबार द्वीप है। निकोबार द्वीपों में दो प्रमुख हैं, एक है कार निकोबार, दूसरा है ग्रेट निकोबार। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, तो अंडमान निकोबार मोटा मोटा न देकर अलग अलग द्वीपों के नाम दे देगा, जैसे उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। गलत। दक्षिणी अंडमान ग्रेट निकोबार के बीच है। गलत। अगर ऑप्शन में दिया है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है, तो सही उत्तर होगा कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल। तो कार निकोबार के दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन में आधा ग है। पिग्मेलियन पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा देख रहे हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी है। और ग्रेट निकोबार हमने दिखाने के लिए जानबूझकर यहाँ बनाया भी है कि देखिए इसके दक्षिण में, इसकी अपेक्षा ये और दक्षिण में आ गया है। तो यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। जब हम पिछले वीडियो में भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता रहे थे, तो हमने बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 8.4 मतलब 8.4 8.4। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। वो मुख्य भूमि का था। लेकिन जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इस पे है दक्षिण में। इंदिरा पॉइंट और दक्षिण में है, यानी 8.4 से भी विषुवत रेखा के निकट है, दक्षिण में, अर्थात विषुवत रेखा के निकट है। तो इसका जो अक्षांशीय बिंदु है, किस अक्षांश पर है ये? इसका अक्षांश ये इस अक्षांश पर है। इस अक्षांश का नाम है 6.4, ठीक है। यानी ये 8.4 पर है कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट 6.4 पर है, यानी और दक्षिण में है। समझ में आ गया? कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? 6.4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ओके, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अर्थात अंडमान द्वीपों के पूर्व में यहां पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, 1 2। ऐसे तो सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे दो द्वीप हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है। अंडमान निकोबार द्वीपों के पूर्व में है एक नारकोंडम द्वीप, दूसरा बैरन द्वीप। नारकोंडम और दूसरा बैरन। नारकोंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी बहुत पहले यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय हुआ करता था, लेकिन अब सैकड़ों वर्षों से शांत है। तो ऐसे ज्वालामुखी कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। जबकि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी अभी भी यदा कदा उसमें से लावा और राख निकलने लगती है, ठीक है। तो नारकोंडम और बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों के पूर्व में है। ओके, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीपों के बारे में जानकारी। अब आते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ। एंद्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। ओके, लक्षद्वीप की सबसे विशिष्ट बात यह है कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। प्रवाल को ही मूंगा कहते हैं। समुद्र में एक जीव होता है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर ही होती है। वो जीव एक खोल में रहता है, जैसे घोंघा एक खोल में रहता है। घोंघा किस खोल में रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसी तरह प्रवाल या मूंगा जीव कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है वो एक चट्टान की तरह होता है। तो लक्षद्वीप उसी मूंगा चट्टान से निर्मित है। हम मूंगा चट्टान और प्रवाल द्वीपों या प्रवाल भित्तियों के बारे में जस्ट इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम भारत के द्वीपों से परिचित कराते हैं। अभी इतना ही जानिए कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। ओके।
ठीक है। इसके बाद यहां से गंगोत्री से निकलती है गंगा, चली आती है बांग्लादेश में, ठीक है, चली आती है यहाँ पे बांग्लादेश में। गंगा की एक धारा उसका साथ पश्चिम बंगाल में छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह है पश्चिम बंगाल, उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सट जाता है और भूटान से भी सीमा बनाता है। ये है पश्चिम बंगाल। तो गंगा की एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ही गंगा नदी का साथ छोड़ देती है और पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस धारा का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी पर ही कोलकाता स्थित है। कोलकाता यहाँ पर स्थित है। कोलकाता समुद्र तट पर नहीं है। कोलकाता एक बंदरगाह जरूर है, लेकिन कोलकाता समुद्र तट पर नहीं है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। यानी बंदर अगर जहाज आता है तो पहले तट पर रुकता है, फिर यहाँ से नदी के माध्यम से हुगली पहुंचता है। हुगली एक नदी बंदरगाह है, समुद्र बंदरगाह नहीं है, ठीक है। तो हुगली नदी जो गंगा नदी के साथ छोड़कर पश्चिम बंगाल के तट पर आती है, तो हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं तो ये द्वीप बहुत छोटे छोटे, लेकिन यहाँ दिखाना जरूरी है, इसलिए हमने इन्हें बड़ा बड़ा बना दिया। आप एटलस में देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं। इन द्वीपों का नाम है एक गंगा सागर द्वीप और दूसरे द्वीप का नाम है न्यू मूर। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? हुगली नदी के मुहाने पर है। ओके। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी बहती है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है, ठीक है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि अग्नि 2 या अग्नि 3 या अग्नि 4 का परीक्षण किया गया, मिसाइलों का परीक्षण, आकाश का परीक्षण, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण। तो हमेशा मिसाइलों का परीक्षण अक्सर आप देखते होंगे व्हीलर द्वीप से किया जाता है। अलग अलग पत्रिकाओं में लिखा रहता है कि इस तिथि को सुबह 7:00 पर उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इस मिसाइल का प्रक्षेपण या परीक्षण किया गया। तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर है, उड़ीसा का ही भाग है। किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा के किनारे है व्हीलर द्वीप। आंध्र प्रदेश तट पर, ये आंध्र प्रदेश है उत्तर में, ये दक्षिण में तमिलनाडु, तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश का अधिकार है इस पर। ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन है द्वीप। श्रीहरिकोटा कहां पे है? जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा टच करती है, वहीं पर है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश का द्वीप है। तो श्रीहरिकोटा पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो की इंग्लिश क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नाम से ही लग रहा है कि अंतरिक्ष के विषय में अनुसंधान, अंतरिक्ष के विषय में अनुसंधान करती है। भारतीय कौन सी संस्था है? इसरो। तो इसरो का लॉन्चिंग पैड है कहां पे? श्रीहरिकोटा में। इसरो की लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में क्या होता है? इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही PSLV, आप नाम सुनते होंगे, रॉकेट जो ऊपर उड़ते हैं, PSLV या GSLV रॉकेट के माध्यम से उपग्रह ऊपर छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में। उपग्रहों को कहां से भेजा जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, आंध्र प्रदेश के। और मिसाइलों को कहां से छोड़ा जाता है, परीक्षण किया जाता है? अक्सर उड़ीसा के चांदीपुर या व्हीलर द्वीप से। ओके। अब आते हैं तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है। तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है। तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा दिख रहे हैं, कॉर्नर की तरह, त्रिशूल की तरह निकला हुआ है। आप एटलस में भी देख सकते हैं, तीर की तरह आगे निकला हुआ है। उसके आगे एक द्वीप है हरे कलर का, नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप किस राज्य का द्वीप है? तमिलनाडु का। पंबन द्वीप कौन सी खाड़ी में है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी होती है, संकरी खाड़ी अर्थात छोटा समुद्र, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ, उसे हम कहते हैं खाड़ी। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। तो तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम यानी रामेश्वरम तमिलनाडु के मुख्य भूभाग में नहीं है, रामेश्वरम पंबन द्वीप पर है। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं।
रामेश्वरम एक स्थल है जो पंबन द्वीप पर है। ओके, आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा, अक्सर अलग अलग मूवीज में दिखाता है कि तमिलनाडु से एक पुल के द्वारा जीप में बैठकर एक पुल क्रॉस करके लोग पंबन द्वीप पहुंचते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोणे अपनी दादी की अस्थियां प्रवाहित करने, उसकी इच्छा थी कि वो रामेश्वरम जाके अपनी दादी की अस्थियां प्रवाहित करे। शाहरुख खान उसके साथ जीप में बैठकर जाता है तमिलनाडु से और एक पुल क्रॉस करते हैं जीप में बैठकर। फिर रामेश्वरम समुद्र तट है और एक मंदिर भी बना हुआ है, वहां पहुंच के यानी पंबन द्वीप और इसके बीच एक पुल है, पुल से होकर इस द्वीप पर पहुंचते हैं। रामेश्वरम इसी द्वीप पर है। ठीक है, इस द्वीप का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हमने ब्लैक स्पॉट कर दिया। रामेश्वरम तो यहाँ पर है, इस द्वीप पर रामेश्वरम यहाँ पे है, लेकिन इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है। धनुषकोडी किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर है। धनुषकोडी से ही राम सेतु शुरू हो जाता है। राम सेतु कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से। धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है और श्रीलंका का यहाँ पे है तलैया मन्नार द्वीप। राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक राम सेतु जाता है। राम सेतु को हम आदम का पुल या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ओके, ये यानी कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में, रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी में, धनुषकोडी मन्नार की खाड़ी में, राम सेतु मन्नार की खाड़ी में, ये सभी मन्नार की खाड़ी में हैं। ओके, उसके बाद एक महत्वपूर्ण द्वीप है यहाँ पर खंभात की खाड़ी। गुजरात के दक्षिण में जो सकरी खाड़ी है उसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर, यह नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, उसे हम कहते हैं अलियाबेट द्वीप। किस नदी के मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर है अलियाबेट। अलियाबेट द्वीप में पेट्रोलियम का भंडार है। हालांकि अभी दोहन नहीं होता है, निष्कर्षण नहीं किया जाता है, लेकिन अलियाबेट द्वीप में खोज हुई है, पाया गया है कि यहाँ पेट्रोलियम का भंडार है। पेट्रोलियम जब हम पढ़ाएंगे तो वहां हम मुंबई हाई भी बताएंगे, अलियाबेट भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। वो आ जाएगा पेट्रोलियम ऊर्जा वाले अध्याय में। फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे मुंबई बसा हुआ है, महाराष्ट्र की राजधानी ये है, ऐसे यहाँ पर ऐसे है। आप एटलस में ध्यान से देखेंगे तो जो तट है कटा हुआ है, तो ये जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा है इस पर है मुंबई, यहाँ पे ऐसे। तो मुंबई के पास एक द्वीप है यहाँ पे, उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है। मुंबई की स्थिति भी द्वीपीय है, हालांकि मुंबई मुख्य भूभाग पर ही है, लेकिन इस तरह से समुद्र की ओर आगे निकला हुआ है कि उसकी स्थिति बिल्कुल द्वीपीय हो जाती है। मुंबई की मुख्य भूभाग में समुद्र पर आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, इसलिए द्वीपीय है। इस द्वीप का नाम क्या है? सालसीट। मुंबई किस द्वीप पर है? सालसीट द्वीप पर है। ओके, ये हो गया द्वीपों के विषय में जानकारी। लक्षद्वीप पढ़ाते समय मैंने बताया था कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जिसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। सवाल है कि मूंगा चट्टानों का निर्माण होता कैसे है? 3 या 4 मिनट लगेंगे, आइए अच्छे से इसको जान लेते हैं। समुद्र में एक जीव होता है, उसका जीव का नाम है प्रवाल। उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। प्रवाल नामक जीव कभी भी गहरे सागर में नहीं पाया जाता है, वो हमेशा तट के पास छिछले सागर में रहेगा। जो प्रवाल जीव होता है वो तट के पास छिछले समुद्र में, यानी तट के पास छिछला ही समुद्र होगा। समुद्र अचानक गहरा तो नहीं जाएगा कि मुंबई से उतरे और डूब जाएंगे, तो समुद्र धीरे धीरे गहरा होता है, यानी कुछ दूर तक बिल्कुल छिछला समुद्र होता है। आप एटलस में देख सकते हैं किसी भी तट के पास समुद्र का जो रंग होता है बिल्कुल नीला नहीं होता है, बल्कि हल्का हल्का सफेद होता है। समुद्र का सफेद रंग क्या दर्शाता है एटलस में? कि वहां पे समुद्र छिछला है। तो प्रवाल जीव कभी भी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के खुले क्षेत्रों में नहीं होते हैं, हमेशा तट में पाए जाते हैं, तट के पास छिछले समुद्र में। तो छिछले समुद्र में ये 2 सेंटीमीटर के जो प्रवाल नामक जीव हैं, ये करोड़ों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। जैसे मधुमक्खियां छत्ते के रूप में नहीं रहती हैं, मधुमक्खियां हजारों की संख्या में, वैसे ही प्रवाल जीव करोड़ों की संख्या में समुद्र, छिछले समुद्रों में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक साथ घरौंदा बनाते हैं करोड़ों की संख्या में। प्रवाल जीव को हम मूंगा जीव भी कहते हैं। प्रवाल को इंग्लिश में कोरल कहते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरल रीफ, यानी प्रवाल को इंग्लिश में कहते हैं कोरल। ठीक है, तो आइए हम डिलीट कर दें, यहाँ पे इसको मिटा दें ताकि हम अच्छे से यहाँ पे लिख सकें। तो प्रवाल जीव जो होता है, और अक्सर सवाल आता है कि प्रवालों का मुख्य भोजन क्या होता है? चूना होता है, वे चूने पर निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो प्रवाल एक खोल में रहते हैं।
खोल का आकार ऐसा होता है, ठीक है। प्रवाल एक खोल में रहता है, खोल का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। खोल किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी चूने का। कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है, जैसे घोंघा, घोंघा जिस खोल में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो प्रवाल भी कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, ठीक है। जब एक प्रवाल मर जाता है, ये है समुद्र का सतह, समुद्र का सतह नहीं, तली, समुद्र की जमीन नीचे। तो एक प्रवाल जब मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसके ऊपर उसी के चूने को खाकर अपना खोल बनाता है। दूसरा प्रवाल, एक प्रवाल जब मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना घरौंदा बनाता है, ठीक है। फिर जब दूसरा प्रवाल भी मर जाता है तो तीसरा प्रवाल उसके खोल के ऊपर अपना घरौंदा बनाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया केवल एक प्रवाल दो प्रवाल नहीं करते हैं, ये प्रक्रिया करोड़ों की संख्या में होती रहती है। प्रवाल करोड़ों की संख्या में एक के ऊपर एक ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। कैसे? प्रवाल कभी भी, जो ये समुद्र का सतह यानी ऊपरी हिस्सा और ये समुद्र की तली निचला हिस्सा, तो समुद्र में जहां चबूतरे नामक स्थान होता है, चबूतरे जैसा, यानी भूमि उबड़ खाबड़ होती है कि नहीं, तो समुद्र की तली भी तो कहीं उबड़ होती है कहीं खाबड़ होती है। तो समुद्र जहां ऊंचा उठा हुआ होता है, समुद्र की तली, उस पर प्रवाल बसना शुरू कर देते हैं, इसे हम चबूतरा कहते हैं। उस पर जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना जीवन शुरू करता है। वो जब मर गया तो तीसरा प्रवाल, जब वो मर गया तो चौथा प्रवाल। इस प्रक्रिया से एक के ऊपर एक प्रवाल समुद्र की तली से ऊपर सतह की ओर बढ़ते रहते हैं जब तक कि सतह ना आ जाए। प्रवाल सतह के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें जल में ही रहना है, जल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो तली से शुरू करते हैं और ऊपर तक आ जाते हैं। यह प्रक्रिया संपन्न होने में लाखों वर्ष लगता है। ये 2-4 दिन या साल भर की बात नहीं है। पृथ्वी की आयु बहुत ही पुरानी है और जब से पृथ्वी ठंडी हुई है तभी से यहाँ पर ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो प्रवाल ऊपर की ओर वृद्धि करते हुए सतह तक आ जाते हैं। यहाँ पर कई लाइनें दिखाई गई हैं। वास्तव में ये जो लाइनें दिखाई गई हैं, ये कई सैकड़ा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, कल्पना करिए कि कई सैकड़ा वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यानी बनारस, इलाहाबाद भी इसमें समा जाएंगे। बनारस, इलाहाबाद भी बहुत दूर तक ये फैलते हैं और एक के ऊपर विकास करते हुए सतह तक आते हैं। यहाँ तो बीच बीच में गैप भी दिख रहा है, ये गैप है, ये गैप है, हमने दिखाने के लिए बनाया है, इसलिए गैप होना लाजमी है। लेकिन एक बड़े भूभाग में चूंकि ये विकसित होते हैं, इसलिए इनके बीच गैप बहुत ही कम होता है, कहीं कहीं दरारें पाई जाती हैं। तो ये एक चट्टान का रूप ले लेता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कठोर चट्टान होती है, कठोर पदार्थ होता है, ये खोल ही तो है। तो खोल जब जीव ही नहीं है तो चट्टान बन गया, और लाखों वर्षों से ऊपर का जो दबाव है वो उसको और कठोर चट्टान बना देता है। ऊपर से लाखों वर्षों से जो दबाव एक दूसरे के ऊपर जो डाल रहे हैं, उसके चलते कठोर चट्टान हो गया। तो ये जब सागर सतह के ऊपर आ गया तो यहां पर क्या बन गया? द्वीप बन गया। तो प्रवाल द्वीपों का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, और जब एक दीवार की तरह लंबाई में हो तो उसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। जब गोल क्षेत्र में हो तो द्वीपों का निर्माण होता है, और जब समुद्र में लंबाई में हो तो उससे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति, कोरल रीफ, कोरल रीफ, ठीक है। तो चूंकि एक विशेषता है कि प्रवाल कभी भी ठंडे समुद्रों में नहीं पाए जाते, हमेशा गर्म समुद्रों में पाए जाते हैं। यह है ग्लोब, यह है 0 डिग्री यानी विषुवत। तो प्रवाल कभी भी इन क्षेत्रों के बाहर नहीं पाए जाएंगे, प्रवाल हमेशा इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही प्रवालों का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर सागर जल अपेक्षाकृत गर्म होता है। ठंडे समुद्रों में जो उत्तरी दक्षिणी ठंडा समुद्र है, उधर प्रवालों का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो भारत कहाँ है? लक्षद्वीप, भारत का दक्षिणी हिस्सा लक्षद्वीप। ग्लोब में कहाँ है भाई? यही तो है, ठीक है। ये हो गया लक्षद्वीप, भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही विकास होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया यही पे तो है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यही तो है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही। तो ऑस्ट्रेलिया ये भी देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ एक अवरोधक पाया जाता है समुद्र में,
अब इसे हम बड़ा बनाते हैं। हम ये बता रहे थे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में मालदीव। लक्षद्वीप, उसके दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप और उसके दक्षिण में मालदीव एक अलग देश है। तो इन तीनों का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ। प्रवाल को हम मूंगा भी कहते हैं, प्रवाल चट्टानों को हम मूंगा चट्टान भी कहते हैं। तो मूंगा चट्टान से निर्माण हुआ। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा और यह पूर्वी हिस्सा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, प्रमुख शहर तो यहां बसे हुए हैं, सिडनी, मेलबर्न, ठीक है। तो पूर्वी जो तट है इसके साथ साथ यहाँ पे है एक समुद्र भैया है, तो प्रशांत महासागर है। तो पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक दीवार पाई जाती है। इस दीवार का निर्माण यहां तक है, आधा तट तक हुआ है, उत्तर से लेके आधा तट तक। इसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर मतलब अवरोधक, महान अवरोधक भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ, महान अवरोधक भित्ति। अवरोधक क्यों? क्योंकि अगर सुनामी भी उठेगी तो ये सुनामी की लहर को ऑस्ट्रेलिया तट पर आने नहीं देगा। अवरोधक का काम करता है, यानी इसके पूर्व में ही लहरें उठती हैं। ये जो बीच का जल है ना, ये बीच का जल शांत रहता है। बीच का जल, एक तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में छिछला समुद्र है, बिल्कुल बहुत दूर तक। ऑस्ट्रेलिया के तट से लेकर ग्रेट बैरियर रीफ तक का जो समुद्र है बहुत ही छिछला है। हमने कहा ना कि कोरल जीव छिछले समुद्र में ही घरौंदा बनाएंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण भी कोरल ने ही मिलकर किया है। करोड़ों प्रवालों ने एक के ऊपर एक लाखों वर्षों तक इस प्रक्रिया से बढ़ते हुए जब समुद्र सतह के ऊपर तक उठ गए हैं, समुद्र सतह के ऊपर तक, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। निर्माण कोरल ने इनका किया है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है कोरल रीफ की? ये भी तो एक कोरल रीफ ही है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति की विशेषता ये होती है कि एक तो ये लाल, गुलाबी, सफेद, ये जो मूंगा चट्टान होता है, मूंगा चट्टान, हम जीव की बात नहीं कर रहे हैं, जो खोद होता है जिससे चट्टान बनती है। तो मूंगा चट्टान जब समुद्र में उतरेंगे, आप नीचे गहराई में जाएंगे, तो ये आपको ऊपर से तो भाई बरसात होती है, धूप पड़ता है, तो रंग बिल्कुल डल हो जाता है इनका ऊपर से। लेकिन जब समुद्र में आप उतरेंगे, यहाँ गोताखोरी करते हुए इधर जाएंगे और गोताखोरी करते हुए इनके निकट आएंगे, तो इनका रंग बिल्कुल लाल, गुलाबी, सफेद, चटक लाल, गुलाबी, सफेद या भूरे रंग के होते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इनके पास जैसे जैसे जाएंगे, मछलियों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी इनके आसपास ढेर सारी मछलियां रहती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि मछलियों के बच्चों के लिए, यानी मछलियों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। नर्सरी मतलब मछलियों की जो शैशवावस्था होती है, प्रारंभिक विकास की अवस्था, उनके लिए ये नर्सरी का काम करते हैं। मछलियां अपने अंडों को यहीं देती हैं और यहीं उनका जन्म होता है। क्यों? क्योंकि प्रवाल भित्तियां मछलियों को 3 चीजें प्रदान करते हैं: भोजन, आवास और सुरक्षा। जो मछलियां होती हैं, सबको अपने बच्चों की परवाह होती है, तो उनके बच्चों को भोजन मिले, सुरक्षा मिले और आवास मिले, इसलिए मछलियां अपने बच्चों को यहाँ जन्म देना पसंद करती हैं। क्यों? भोजन कैसे मिलता है मछलियों को? यहाँ पे प्रवाल जो जीव होता है, जैसे ही वो अपने खोल से बाहर झांकता है, मछलियां उन्हें खा जाती हैं, तो भोजन मिलता है मछलियों को। जब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने आती हैं, आप अक्सर डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे कि समुद्र में चट्टान नुमा आकृति है, खूब चटक कलर की, सफेद या गुलाबी कलर, उसके आसपास लाखों की संख्या में छोटी छोटी मछलियां डांस कर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसे ऐसे आप डिस्कवरी चैनल में ऐसा देखते होंगे। तो यही प्रवाल भित्ति होता है, इसकी चारों तरफ खूब मछलियां पाई जाती हैं, और जैसे ही कोई बड़ी मछली आई उन्हें खाने, छोटी मछली इनके बीच जो दरार है उसमें घुस जाएगी और बड़ी मछलियां उस दरार में नहीं घुस सकती हैं। इस तरह से छोटी मछलियों की सुरक्षा हो जाती है, जब तक कि छोटी मछलियां बड़ा न हो जाए। जब छोटी मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो अपने घर को छोड़कर समुद्र में दूर निकल जाती है, ठीक है। तो हमने बताया कि ये मछलियों के लिए नर्सरी का काम करता है, क्योंकि मछलियों को 3 चीजें प्रदान होती है: सुरक्षा, आवास और भोजन, ठीक है। तीसरा महत्व क्या है? ये इतना सुंदर स्थल होता है कि गोताखोरों के आकर्षण का केंद्र होता है। ऑस्ट्रेलिया में देश विदेश से जितने भी लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में,
उनका मजा तब तक अधूरा है जब तक कि वो यहाँ पे गोताखोरी नहीं कर ले। आपने ब्लू फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की थी ब्लू फिल्म। ब्लू फिल्म में आपने देखा होगा कि खूब गोताखोरी करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में वो यहीं पे समुद्र के भीतर गहरे जल में फिल्माया गया था। गोताखोर क्या करते हैं, कुछ पैर में पहनते हैं, कुछ हाथ में, पीठ पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, पीठ पे सिलेंडर रहता है ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहती है। जो पीठ पे सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहती है, ठीक है। तो ऐसा करते हुए आसपास तैरने में मान लेते हैं ये गोताखोर है, ये क्या है, ये गोताखोर है, ये गोताखोर है, ठीक है। तो इसके आसपास घूमने में बड़ा मजा आता है, क्यों? क्योंकि जो नजारा होता है, एक तो चटक कलर के गुलाबी लाल सफेद कलर के कोरल भित्तियां, ऊपर से मछलियां ढेर सारी, खूब रंग बिरंगी गुलाबी नीली हरी कलर की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं। तो यहाँ पे कुछ देर ठहरने में पानी के भीतर गोताखोरों को बहुत ही मजा आता है। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है विदेशी पर्यटकों के आगमन से। विदेशी पर्यटक किस लिए जाते हैं? ज्यादातर गोताखोरी करने जाते हैं। ब्लू फिल्म में दिखाया गया है, जिंदगी ना हो दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें भी पानी के भीतर गोताखोरी करते हुए दिखाया गया है। आप देखेंगे कि वो प्रवाल भित्ति के आसपास का ही सारा नजारा है, जो रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देती हैं। हमारा उद्देश्य आपको प्रवाल भित्तियों उनके महत्व से परिचित कराना था, क्योंकि ये सब चीजें किताबों में जल्दी मिलती नहीं है। कैसा लगा? और हाँ, एक चीज और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग सिलेक्टेड नोट बनाते हैं। मेरी इतनी सारी बातें सुनकर भी सिलेक्टेड नोट बनाने का क्या मतलब? जितना बोलता जाओ लिखते जाइए, जीवन में सीखना ही है और क्या लाइफ, सारा कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ लिखिए। जैसे प्रवाल भित्तियों के बारे में जो बोला लिखिए, इससे आपका अनुभव और ज्ञान दोनों बढ़ेगा, अनुभव भी बढ़ेगा। अनुभव इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मैंने जो कल्पनाएं की, अगर वो उतना आप कर डालेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन को और बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है। तो नोट्स व्यवस्थित बनाइए, जितना कुछ बोलता हूं आप लिखते जाइए। और मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे चैनल का लिंक शेयर किया करिए फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप है, मेरा भी एक ग्रुप है यूपीपीएससी टारगेट नाम है, यूपीपीएससी टारगेट। बहुत से लोग नहीं होंगे वो जुड़ सकते हैं सर्च करके यूपीपीएससी टारगेट से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और भी अन्य से फेसबुक पे ग्रुप हैं, आप मेरे चैनल का लिंक या अलग अलग वीडियो की लिंक भी शेयर किया करिए। इससे ऐसे अभ्यर्थियों तक, प्रतियोगियों तक मैं पहुंच सकता हूं जिन्हें कि वास्तव में मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आप ये किया करिए। आज की क्लास कैसा लगा हर बार की तरह बताइए। नमस्कार।